हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आपको बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स मिलेंगे, टेक्निकल टर्म्स मिलेंगे जिसे आपको समझना पड़ेगा। जैसे इसमें आपको फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन जैसे कि इन सारी चीज़ों में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, लाइक फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क क्या होते हैं, वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं, फिक्स कैपिटल क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। तो अगर इसे हम इस नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो किसी भी एक बिज़नेस को चलाने के लिए जिन पैसों की ज़रूरत पड़ती है, हम लोग जानते हैं किसी भी एक बिज़नेस को हम बिना मनी के चला नहीं सकते हैं। तो जो पैसे उसमें लगाए जाते हैं उसे हम बिज़नेस फाइनेंस कहते हैं। सो द मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. So, finance is the need to stabilize a business, to run, to modernize, to expand, to diversify. कि बिज़नेस में हमें जिस तरीके के बदलाव करने हैं, लाइक हमें अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है तो भी हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। न्यू ब्रांचेस खोलने हैं, मॉडर्नाइज मीन्स कि हमें उसे मॉडर्न करना है, मॉडर्न इन द सेंस और सारे नई नई टेक्नोलॉजी को लाने हैं, नई मशीनरीज लानी है। तो इन सब के लिए भी हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हर चीज़ में बिज़नेस के हर एक एक कदम पे फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो हमें अपने एसेट्स खरीदने हो या फिर जिस भी तरीके का आप एग्ज़ाम्पल ले लें। हर जगह आपको नए स्टाफ्स हायर करने हैं, उनको कैसे हायर करने हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसेस, उनका रिक्रूटमेंट वगैरह, इन सब में फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द सेंस कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड एंड इन्वॉल्व्स डिसीजंस, वो सारे डिसीजंस लाइक प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड कि हम लोग फंड कहाँ से लें, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड कि उसे कहाँ इन्वेस्ट करें, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स। इन सब चीज़ों के बारे में जितनी भी ये सारी चीज़ें होती हैं, अगर हम इसे मिला करके बोले दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस की मैनेजमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. So, financial management aims to reduce the cost of funds procured, keeping the risk under control, and achieving effective deployment of such funds. It also aims to ensuring availability of enough fund whenever required as well as avoid idle finance. ये सारी चीज़ें, इन सारी मीनिंग को हम लोग आगे भी पूरे डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ कम टू द इम्पोर्टेंस. फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, कि क्यों हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं एक बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री में फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों किया जाता है। तो अगर इसको देखा जाए तो जो भी फाइनेंस है, जो भी प्रॉफिट है, वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है? ओनर्स के फंड से, ओनर्स के वेल्थ से। तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसे हम पॉइंट वाइज देखते हैं. फर्स्ट वन इज द साइज एंड द composition of fixed asset of a business. So for example, a capital budgeting decision involved sum of rupees 100 crores in fixed asset would raise the size of fixed asset blocked by this amount. कि जो भी हम अमाउंट लिए हैं उस अमाउंट से क्या हो जाएगा, हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ द क्वांटम ऑफ करेंट एसेट एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स. सो विद एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स एसेट, कि हम लोग अगर फिक्स एसेट में अपना पैसा और लगाते हैं, सो देयर इज़ अ कमेंसुरेट इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. The quantum of current asset is also influenced by the financial management decision. In addition, decisions about credit and inventory management affect the amount of debtors and inventory, which in terms affect the total current asset as well as their composition. Now the third one is the amount of long term and short term funds to be used.
इसका क्या मतलब हुआ? सो द फाइनेंशियल मैनेजमेंट अमंग अदर्स इन्वॉल्व्स डिसीजन अबाउट proportion of long term and short term funds. So an organization wanting to have more liquid asset would raise relatively more amount of long term basis. There is a choice between liquidity and profitability. The underlying assumptions here is that current liability cost less than long term liability. Fourth one is break up long term financing into debt, equity, etc. So of the total long term finance, हमारी जितनी भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस है उसे हम क्या करें, ब्रेक कर दें इन पार्ट्स. द प्रोपोर्शन टू बी रेज्ड बाय द वे ऑफ डेट एंड इक्विटी, कि हम जितनी भी अपने फाइनेंस जहाँ जहाँ से फाइनेंसिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, उसे पार्ट में हमें डिवाइड करना है. ऐसा नहीं कि हम पूरा का पूरा फाइनेंस अपने इक्विटी से लेकर के आ रहे हैं, अपने शेयर होल्डर से ला रहे हैं. ऐसा नहीं कर सकते हैं. हमें कुछ अपने डेटर से लाइक कर्ज के रूप में भी लेना पड़ता है, तो उसे डेट और इक्विटी में डिवाइड कर लें. द अमाउंट ऑफ डेट, इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल डिसीजन विच इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग मैनेजमेंट. कि फाइनेंसिंग मैनेजमेंट में हम ये करते हैं कि हम कितना इक्विटी शेयर से पैसा लाएंगे, कितना डेट से लाएंगे, कितना लोन लेने वाले हैं, ये सारी चीज़ें उसमें, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होती है. नेक्स्ट वन इज ऑल आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So interest, expense, depreciation. Higher amount of debt means higher interest expense in future. कि जितना ही हम लोग डेट लेंगे उतना ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम कर्ज लेते हैं, चाहे वो डिवेंचर्स के थ्रू लें या फिर लोन के थ्रू, हमें इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा. तो जितना ही हम लोग कर्ज लेंगे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा. सो सिमिलरली यूज़ ऑफ हायर इक्विटी में भी इंटेल हायर पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स. और इक्विटी शेयर में क्या होता है कि हम अगर इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा ला रहे हैं तो हमें वहाँ पे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देने पड़ते हैं. सो सिमिलरली एन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस विच इज़ एन रिजल्ट ऑफ कैपिटल बर्स्टिंग डिसीजंस इज लाइकली टू अफेक्ट वर्चुअली ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेस. तो हमें यहाँ पे सोच करके ये चीज़ें चलना पड़ेगा कि हम फ्यूचर में क्या चाहते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं या डिविडेंड, या फिर दोनों को हम मॉडरेट रखना चाहते हैं. तो इन सारी चीज़ों पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिस्कशन होते रहते हैं. नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है. तो जैसा मैंने बताया कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ. मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करें, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ होता है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स. सो द मार्केट प्राइस ऑफ अ कंपनी शेयर इज लिंक्ड टू द 3 बेसिक फाइनेंशियल डिसीजंस. और अगर हम बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे तो हमारे जो शेयर्स के जो मार्केट प्राइस होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, और जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होंगे शेयर होल्डर्स का वेल्थ इंक्रीज़ होते जाएगा. सो हम लोग जो डिसीजंस लेते हैं कि किस मैनर में हमें अपने फाइनेंस को इन्वेस्ट करना है, so the return earned by them determine the market price. So it implies that maximize shareholders wealth means maximization of current market price of equity shares of the company. तो ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना. सो द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीजेस इफ़ द बेनिफिट फ्रॉम फाइनेंशियल डिसीजन एक्सीड्स द कॉस्ट इन्वॉल्व. कि हम जो डिसीजंस लिए हैं उसमें हम जितना भी फाइनेंस का जो कॉस्ट है उसे हम ओवरकम कर रहे हैं, तभी जा कर के वो हमारा एक अच्छा डिसीजन माना जाएगा. सो ऑल फाइनेंशियल डिसीजन एम टू इंश्योरिंग दैट ईच डिसीजन इज इफ़िशिएंट एंड एड सम वैल्यू. ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी. सो सिमिलरली व्हेन फाइनेंस इज़ प्रोक्योर्ड द एम इज़ टू रिड्यूस द कॉस्ट. कि हम जहाँ से भी फाइनेंस ला रहे हैं, इक्विटी से ला रहे हैं, डिवेंचर से ला रहे हैं, लोन ले रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, कॉस्ट हमारा कम से कम लगना चाहिए. कि जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, इंटरेस्ट बैंक को पे कर रहे हैं, वो सबसे कम होना चाहिए. इससे क्या होगा कि हम बाद में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. अगर हम इसे पॉइंट्स में डिवाइड करें ऑब्जेक्टिव्स को, सो द फर्स्ट वन इज़ इंश्योर. इट इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड एट रीजनेबल कॉस्ट. रीजनेबल कॉस्ट पे हमें मिल जा रहा है. नेक्स्ट वन इज़ इंश्योरिंग सफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड
And third one is ensuring safety of funds procured by creating reserves, reinvestment profit. एंड द फोर्थ वन इज अवॉइडिंग आइडल फाइनेंस, कि फालतू में जो हम पैसा ले करके रखे हैं उसे हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकें, क्योंकि जो पैसा हमने ले करके बिजनेस में रखा है उसका तो कहीं यूज़ नहीं हो रहा है, वो एक तरीके से क्या हो रहा है, फालतू में पड़ा हुआ है। अगर हम उसे कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वहाँ से क्या होगा, रिटर्न भी मिलेगा। नाउ कम टू द फाइनेंशियल डिसीजंस। तो फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं, इसे अगर एकदम कॉमन लैंग्वेज में समझे तो पैसे कहाँ से लाएं। किसी भी बिजनेस की एक प्रॉब्लम होती है कि हम पैसे कहाँ से लाएं, शेयर होल्डर्स फंड से लाएं या फिर बोरोड फंडिंग करें या फिर हम किसी बैंक से जा कर के लोन ले लें। ये प्रॉब्लम हर बिजनेस में लगी हुई रहती है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द three major issues relating to financial operation of a firm corresponding to three questions: investment, financing and dividend decision. So in financial context, it means the selection of the best financing alternative or best investment alternative. So the finance function therefore is concerned with three broad decisions which are explained below. So the first one is इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है कि अब बिजनेस के पास जो भी पैसे हैं उसे वो किस तरीके से इन्वेस्ट करे। किस तरीके से इन्वेस्ट करने का मतलब कि उसे कहाँ इन्वेस्ट करें, वो एसेट खरीदें, क्या चीज़ करें, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। सो a firm has to choose where to invest these resources, so they are able to earn the highest possible return, कि कहाँ पे वो इन्वेस्ट करे कि उसे हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न, कि इन द रिटर्न बहुत ही हाई रिटर्न हो, सबसे वो बेस्ट हो। इसमें प्रॉब्लम आती है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी बोलते हैं एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को वर्किंग कैपिटल डिसीजंस भी बोला जाता है। सो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस और लॉन्ग टर्म डिसीजंस में आपका आता है लाइक न्यू मशीन्स खरीद लिए, वो लॉन्ग टर्म होता है, एक बार मशीन खरीद लिए तो वो आपका कम से कम 10 साल 15 साल चलता है। या फिर न्यू फिक्स एसेट कोई खरीद लिए या फिर कोई अपना न्यू ब्रांच खोल लिए, तो इस तरीके से आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लाइक वर्किंग कैपिटल, इसमें क्या होता है, इट इज़ कंसर्न विद द डिसीजन अबाउट लेवल ऑफ कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल, जो कि आपके डे टू डे वर्किंग बिजनेस के डे टू डे वर्किंग को इफेक्ट करता है। लाइक इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट आर थ्री इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द साउंड वर्किंग कैपिटल। तो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में अगर लेना हो तो क्या डिसीजंस लेंगे कि आप शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं इन्वेस्ट या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि अगर हम कोई भी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस या फिर कहें कि लॉन्ग टर्म हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज़ कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम कहाँ जहाँ पैसा लगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम पैसा लगा दिए और 10 साल तक वहाँ से 1 रुपया भी हमें इन द रिटर्न नहीं मिल रहा है। या फिर जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि 2 जगह हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, एक जगह 5 साल में ही हमें रिटर्न मिलना स्टार्ट हो गया और एक जगह हमने इन्वेस्ट किया, वहाँ पे 10 साल के बाद भी कुछ पैसे इन द रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, तो हम कहाँ लगाना पसंद करेंगे, अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करें, फर्स्ट वाले में, कि जहाँ से हमें इन द रिटर्न कुछ भी मिल रहा है, ज़्यादा नहीं कुछ तो मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि जहाँ भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से हमें कैश फ्लो आ रहा है कि नहीं। These cash flow are in the form of like series of cash receipts and payments over the life of investment.
So the amount of cash flows should be carefully analyzed before considering a capital budgeting decision. Next one is the rate of return. द रेट ऑफ रिटर्न आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कि क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैसा है। सपोज़ यहाँ पे भी हम एग्जांपल लेते हैं कि ए है और बी है। ए में हमने इन्वेस्ट किया और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ए में हमने इन्वेस्ट किया तो वहाँ पे हमें 10% से हमें रिटर्न मिल रहा है और बी से हमें 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो जनरली पीपल कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे? बी में, क्योंकि बी से हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो कभी भी हमें अगर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेना हो तो इसे ध्यान में रखना पड़ेगा कहाँ से हमें हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। नेक्स्ट वन इज द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व का मतलब कि अब जहाँ हर जगह इन्वेस्ट करने का जो रूल्स रेगुलेशन जितने भी क्राइटेरिया होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। हर चीज़ का अलग अलग होता है कि हम न्यू ब्रांच खोलने वाले हैं तो उसका अलग क्राइटेरिया है। न्यू मशीन में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ अलग है। नई लैंड लेना चाहते हैं उसका अलग क्राइटेरिया है। तो इस डिसीजन में आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ कैलकुलेशन रिगार्डिंग इन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न्स। सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक. So internal rate of return to evaluate investment proposal are known as capital budgeting techniques. So these techniques are applied of each proposal before selecting a particular you can say particular project, कि उसका कोई लेंदी कोई प्रोसेस तो नहीं है, सब ठीक ठाक तो है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है? अगर फाइनेंशियल डिसीजंस को देखें सो दिस इज़ द डिसीजन अबाउट क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज और शॉर्ट टर्म सोर्सेज आर स्टडीज अंडर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कि अब क्या होता है कि बिज़नेस को फाइनेंसिंग करनी है, कहीं से पैसा लाना है, तो उसके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, उसके पास मल्टीपल ऑफ सोर्सेज होते हैं, उसमें से उसे बेस्ट चूज़ करना है जो सबसे अच्छा हो। अब यहाँ पे आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। सो द मेन सोर्स ऑफ फंड फॉर अ फर्म आर शेयर होल्डर्स, इक्विटी and borrowed fund. So the shareholders funds refers to the equity capital and retained earning, and borrowed fund refers to financing raised through debenture और other form of debt. तो अब फर्म को किसी भी कंपनी को ये डिसाइड करना होता है, वहाँ डिसीजन लेना होता है कि वो क्या करें, इक्विटी से पैसा लाए या फिर डिवेंचर से पैसा लाए, क्योंकि सब में अलग अलग क्राइटेरिया है। इक्विटी से अगर पैसा लाता है तो फिर उसका कंट्रोल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे शेयर होल्डर्स क्या हो जाएंगे, ओनर्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर वो डेटर से लाना चाहता है पैसा तो फिर उसका कर्ज बढ़ जाएगा, हर साल उसके इंटरेस्ट का जो पेमेंट करना होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बातें उसे ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि वो आखिर अपने बिजनेस में क्या चाहता है। तो अब यहाँ पे उसको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो कम पड़ेगा, लाइक अगर उसे इक्विटी अगर उसके बिज़नेस के लिए सूट कर रहा है तो वो इक्विटी ले, अगर उसके बिज़नेस के लिए डिवेंचर सूट करता है या फिर जो भी चीप पड़े, जो भी सस्ता पड़े उसे वो ले सकता है। तो अब दोनों में डिपेंड करता है कि कॉस्ट ऑफ डेट अगर लो है, अगर कॉस्ट ऑफ डेट अगर लो है, इट इज़ लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो वो क्या करेगा कि वो क्या डिवेंचर से पैसा लाएगा। और अगर डेट इज़ चीपर बट मोर रिस्की तो वो क्या करेगा, बिकॉज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द बिजनेस, उसे करना ही पड़ेगा पेमेंट। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। सो हायर यूज ऑफ डेट इंक्रीज द फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, कि अगर हम बहुत ज़्यादा डेट ले लिए तो हमें क्या होगा, एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हर साल पे करना पड़ेगा। सो फाइनेंशियल रिस्क इज द चांस दैट अ फर्म वुड फेल टू मीट द पेमेंट ऑब्लिगेशन. So financial decision determining the overall cost of capital and the financial risk of enterprise, we can say. Now come to the
फैक्टर अफेक्टिंग द फाइनेंशियल डिसीजंस, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कि हमें अगर कोई भी बिजनेस अगर फाइनेंशियल डिसीजन लेता है तो उसे किन किन बातों को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। सो द फर्स्ट वन इज़ कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स कि कौन सस्ता है, कौन सबसे सस्ता है हम वही लेंगे। जैसे कि हमारे पास दो चीज़ों का, हम लोग कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, दो चीज़ें सेम क्वालिटी है, दोनों में कुछ ना कुछ रिस्क है, तो हम जो सस्ता होगा वहीं लेना चाहेंगे। तो अगर बिजनेस फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहती है या फिर लेती है तो उसे कॉस्ट सबसे पहले ध्यान में रखना है, कौन सस्ता पड़ता है उसे वो चूज़ करे। नेक्स्ट वन इज़ रिस्क। रिस्क किस में रिस्क कम है, जिसमें रिस्क ज़्यादा होगा उसे हम नहीं लेंगे, जिसमें रिस्क कम है उसे ही चूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट। अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, तो फंड रेजिंग एक्सरसाइज ऑल्सो कॉस्ट समथिंग, कि अगर हम फंड लेना चाहते हैं, लाइक हमें अगर इक्विटी शेयर से पैसे लेने हैं तो हमें ब्रोकरेज को हायर करना पड़ेगा, उसे कमीशन देना पड़ेगा। तो फंड को रेज करने के दौरान जितनी भी खर्चे होती हैं उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगा हम वही चूज़ करेंगे। सो गेटिंग अ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मे नॉट कॉस्ट सो मच, क्योंकि वहाँ पे हमें पैम्पलेट वगैरह ये शेयर इशू करने के लिए हमें ऐड वगैरह नहीं करना पड़ेगा, किसी ब्रोकरेज को हायर करना नहीं पड़ेगा। तो जो सस्ता पड़ा हमें वही लेना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ कैश फ्लो पोजीशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। अगर किसी भी कंपनी कैश फ्लो पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो उसे वो डेट फाइनेंसिंग यूज़ कर सकता है, कि वो इक्विटी के बजाय डेट ले सकते हैं। अब कैश फ्लो पोजीशन क्या होता है, अ कंपनी हैज़ टू कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, सो फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट and for meeting the debt service commits payment of interest and repayment of principal. So in the cash flow position of a company is weak, अगर किसी भी कंपनी कैश फ्लो पोजीशन वीक है तो उसे डेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसकी कैश फ्लो कम है, कि कम उसके बिजनेस से पैसे जो कैश का जो इनफ्लो और आउटफ्लो होता है वो बहुत कम होता है। ऊपर से अगर वो डेट ले ले तो फिर वो इंटरेस्ट कैसे पे कर पाएगा, क्योंकि उसके बिजनेस में तो कैश इनफ्लो बहुत कम है। तो पेमेंट करने के लिए उसे कैश का इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए ये बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, कि कितना उसके बिजनेस से कैश जो है वो एक्सचेंज हो पा रहा है। नेक्स्ट वन इज़ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, सो इफ़ अ बिजनेस हैज़ हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, लाइक ऑपरेटिंग कॉस्ट बिल्डिंग, अगर कोई रेंट पर बिल्डिंग लेके रखा है या फिर कह सकते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम सैलरी वगैरह, ये सब आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती हैं। तो अगर उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी हाई है, कि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे खर्चे करने के हैं, कि रेंट देना है, इंश्योरेंस पे करना है, सैलरीज देनी है, और ऊपर से अगर वो डेट ले ले तो वहाँ पे एक और उसका खर्च बढ़ जाएगा, कि उसे हर साल इंटरेस्ट भी अब पे करना पड़ेगा। तो अगर हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो उसे डेट नहीं लेना चाहिए। अगर लो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो वो डेट ले सकता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब ये है कि अगर बिज़नेस ये चाहता है कि हम अपने कंट्रोल को खोए नहीं, लाइक मेरे बिज़नेस में और ओनर्स ना बने, तो वो क्या करेगा, डिवेंचर से पैसा लाएगा। और अगर उसके ओनर बनने से उसे कोई मतलब नहीं है, कि ठीक है कोई बात नहीं मैं ओनर हूँ और भी 2-4 लोग हो जाएंगे, तो वो इक्विटी से पैसे ले सकता है। सो द कंट्रोल कंसिडरेशन भी उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कि कैपिटल मार्केट की पोजीशन कैसी है। सो द health of a capital market or stock market condition often affect the choice between debt and equity. So during the period when the stock market is rising, तो स्टॉक मार्केट अगर क्या कहे कि यू कैन से बुलिश फेज पर है, इंक्रीज हो रहा है, मोस्ट पीपल इन्वेस्ट इन इक्विटी, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, इक्विटी से पैसे ले सकते हैं। सो द इक्विटी शेयर मोर इजिली सोल्ड इवन एट हायर प्राइस, उस टाइम पे इक्विटी शेयर बहुत अच्छे से ले सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपका स्टॉक मार्केट बियरिश फेज पर है,
डिप्रेस हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, उस टाइम पे इक्विटी शेयर बहुत ज़्यादा पैसे में नहीं बिकेंगे, तो उस टाइम पे आपको डेट से पैसे, डिबेंचर से पैसे लेने पड़ेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसे किसी भी मैनेजर को या फिर जो भी फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा है उसे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज डिविडेंड डिसीजन। सो द डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? सो द इट इज थर्ड इम्पॉर्टेंट डिसीजन दैट एवरी फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू टेक। कि पहला तो आपका हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नेक्स्ट वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, नाउ कम टू द डिविडेंड डिसीजन। अब क्या होता है कि बिजनेस ने जो भी चीज़ें अर्न की, जितनी भी उसने उसे प्रॉफिट अर्न की, उसे वो क्या करे, अपने पास रखे, बिजनेस में रिटेन करे, या फिर उसे शेयर होल्डर्स के बीच बांट दे। ये भी एक डिसीजन बहुत ही क्रूशियल होता है और इसे लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि क्या करे, उसे फ्यूचर के लिए अपने पास रखे या फिर शेयर होल्डर्स के बीच बांट दे। तो ये आपका डिसीजन कहलाता है डिविडेंड डिसीजन। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि अगर वो अपने पास अपने अर्निंग्स को रखता है तो वो अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा, दैट इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द फर्म। सिंस द फर्म डज नॉट रिक्वायर फंड्स टू द एक्सटेंड ऑफ री इन्वेस्टमेंट रिटेन अर्निंग्स, so the decision regarding the dividend should be taken keeping in the view of overall objective of the maximizing shareholders wealth। उसे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है अगर वो डिविडेंड डिसीजंस लेता है कोई भी मैनेजर। तो उन सारे फैक्टर्स को, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग पढ़ लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जिसे उसे अपने ध्यान में रखना चाहिए अगर वो डिविडेंड डिसीजंस लेता है। सो द वेरी फर्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ अर्निंग। Amount of earning means dividend are paid out of current and past earning. So therefore earning is a major determinant of dividend decision कि हम कितना अर्न कर रहे हैं, हमारी अर्निंग क्या है। सो डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करेंट एंड पास्ट अर्निंग। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हम डिसीजन ले रहे हैं तो हम कितना पहले अर्न कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी अर्निंग, कि हमारी जो अर्निंग है वो स्टेबल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम एक साल में 2 लाख कमा रहे हैं और दूसरे साल में कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, मेरी बिजनेस ने कुछ भी नहीं कमाया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमारी अर्निंग की स्टेबिलिटी कैसी है। अ कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग इज़ इन द बेटर पोजीशन टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड। अगर उसकी स्टेबल अर्निंग है तो ठीक है, हम अगले साल इसको रिटेन कर लेंगे, इस साल डिविडेंड में क्या करते हैं, बांट देते हैं। अगर अनस्टेबल अर्निंग है तो क्या करेगा, उसे कम ही डिविडेंड में बांटेगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगले साल क्या होगा, पता नहीं बिजनेस इतना कमा पाएगी कि नहीं। फिर नेक्स्ट ईयर वो कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने एम्प्लॉयज़ नहीं, शेयर होल्डर्स को कैसे डिविडेंड देगी। इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब ये पॉइंट क्या कहता है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, की कंपनी जनरली फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड पर शेयर। सो द इंक्रीज इन डिविडेंड जनरली मेड व्हेन अर्निंग पोटेंशियल ऑफ अ कंपनी इंक्रीजेज एंड नॉट जस्ट द अर्निंग ऑफ करेंट ईयर। In other words, we can say dividend per share is not altered if the change in earning is small or seen the temporary in nature। कि अगर हर साल वो एक स्टेबल डिविडेंड दे रही है बिजनेस अपने सारे शेयर होल्डर्स को, तो अगर उसमें इंक्रीज़ हो रहा है तो उसमें कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो स्टेबल दे रही है, हर साल जितना देती है, हर साल सपोज 10,000 देती है, इस साल भी 10,000 देगी। अगर उसे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल, बहुत ज़्यादा अगर हायर रिटर्न नहीं मिलता है, तब अगर हायर रिटर्न मिला मीन्स कि थोड़ा सा वो इंक्रीज़ कर सकती है। अगर सेम है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो वो ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं करना चाहेगी। नेक्स्ट वन इज़ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर कंपनी के पास बहुत ही अच्छी गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो कंपनी क्या करेगी कि अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करने की कोशिश करेगी, ताकि वो
उसे ग्रोथ में लगा सके और अपने शेयर होल्डर्स को कम से कम डिविडेंड देगी। अगर उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उसे दिख रहा है कि मेरी ग्रोथ अभी बहुत हो सकती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे रिटेन करेगी फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन क्या कहता है? सो द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन्वॉल्व्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश। कि ये आउटफ्लो है, बिजनेस से पैसा जा रहा है, पेमेंट कर रहे हैं हम, तो ऑब्वियसली पैसा जा रहा है बिजनेस से। सो अ कंपनी में बी अर्निंग प्रॉफिट बट मे बी शॉर्ट ऑन कैश। उसके पास अर्निंग तो है लेकिन कैश अवेलेबल नहीं है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इन द कंपनी इज नेसेसरी फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कि उसके पास कैश नहीं है तो वो कैसे डिक्लेयर करेगी? कैश इन द सेंस उसके पास पैसे हैं तो, लेकिन वो फिक्स एसेट के फॉर्म में है, तो वो डिविडेंड नहीं दे पाएगी। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट वन इज शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। So while declaring dividends, management must keep in mind the preference of shareholders in this regard. कि शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं। इफ़ द शेयर होल्डर्स इन जनरल डिज़ायर दैट एटलीस्ट अ सर्टेन अमाउंट इज पेड एज डिविडेंड। कि अगर शेयर होल्डर चाहता है कि उसे कम से कम कुछ तो पैसा एज अ डिविडेंड मिले, तो फिर कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस वही है कि उसे डिविडेंड चाहिए। और अगर शेयर होल्डर नहीं चाहता है, ओके इस साल हम नहीं लेंगे, नेक्स्ट ईयर ले लेंगे, तो कंपनी क्या कर सकती है, उसे रिटेन कर सकती है। तो ये शेयर होल्डर्स के प्रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज़ टैक्सेशन पॉलिसी। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, टैक्सेशन पॉलिसी, कि गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी क्या है। सो इफ़ टैक्स ऑन डिविडेंड इज़ हायर, अगर डिविडेंड पे टैक्स बहुत ही ज़्यादा है, सो इट इज़ बेटर टू पे लेस बाय वे ऑफ डिविडेंड। कि अगर डिविडेंड पे बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है तो कंपनी क्या करेगी, या फिर शेयर होल्डर्स भी क्या चाहेंगे कि उसे कम से कम डिविडेंड मिले, नहीं तो जितना ही मिलेगा उसे वो उतना ही उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। सो एज कम्पेयर टू दिस हायर डिविडेंड में बी डिक्लेयर इफ़ द टैक्स रेट रिलेटिवली लो है। कि अगर टैक्स रेट लो है तो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, अगर टैक्स रेट हाई है ऑन डिविडेंड तो क्या होगा, उसे कम देना पड़ेगा। तो ये भी चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मैटर करती हैं। नेक्स्ट वन इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन मतलब क्या होता है? जनरली इन्वेस्टर्स व्यू एन इंक्रीज इन डिविडेंड एज अ गुड न्यूज़। कि अगर इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं कि अगर उन्हें बहुत हाई रिटर्न मिल रहा है तो क्या समझें कि ये कंपनी बहुत अच्छा करे, अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही हाई डिविडेंड देती है। सो हेंस मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीजेस। कि अगर वो हाई रिटर्न दे रही है तो मार्केट प्राइस इंक्रीज होने लगेगी। अगर वहीं वो डिविडेंड कम देती है तो उसके शेयर्स की जो मार्केट प्राइस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अब ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती है, अपने शेयर के प्राइस को इंक्रीज करना चाहती है तो हायर डिविडेंड पे करेगी, कम करना चाहती है तो लो डिविडेंड पे करेगी। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट है आपका एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट मीन्स क्या होता है? लार्ज एंड रेपुटेड कंपनी जनरली हैव इजी एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, सो देयरफॉर मे डिपेंड लेस ऑन रिटेन्ड अर्निंग टू फाइनेंस देयर ग्रोथ। कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी क्या होता है, रेपुटेशन बहुत अच्छी, वो आसानी से शेयर मार्केट से या फिर पब्लिक के थ्रू पैसे ले सकती है, तो उन्हें ज़्यादा पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास उसे रिटेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को डिविडेंड की तरह डिवाइड कर देंगे। तो ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। नेक्स्ट वन इज़ लीगल कॉन्स्टेंट। लीगल कॉन्स्टेंट मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक्ट ये आपको बाउंड कर देती है कि आप इतना परसेंट ही डिविडेंड दे सकते हैं, तो अब वहाँ पे कंपनी चाह के भी उस परसेंटेज से ज़्यादा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकती है। तो ये आती है लीगल कॉन्स्टेंट, कि लीगली आपको लॉ के थ्रू बता दिए कि इतना परसेंट आपको पे करना है, तो वहाँ पे आप उससे आप भटक नहीं सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रेंट्स। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रेंट्स क्या कहता है कि वाइल ग्रांटिंग लोन टू द कंपनी समटाइम्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर। कि यहाँ पे आपको, जैसे कि बैंक से आपने लोन ले रखा है
जिस तरीके से किसी इंस्टीट्यूट से आपने लोन ले रखा है और उसके बाद आप डिविडेंड पे करें अपने शेयर होल्डर्स को, तो मे भी हो सकता है कि वो बैंक आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि आप इतना डिविडेंड नहीं दे सकते हैं, इतना दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं। इस तरीके से कभी कभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में वो ये कॉन्ट्रैक्चुअल होता है कि आपने उनसे, ये सबके लिए इक्वल नहीं है कि सारे बिजनेस के लिए इक्वल नहीं है। ये आप कोई बिजनेस अगर लोन ली है या फिर जिस तरीके से इन्वॉल्व है तभी ये होता है। लीगल में ये होता है कि लीगल सबके लिए इक्वल हो जाता है, लीगल में सारे बिजनेस के लिए इक्वल हो जाता है। तो ये आपका डिफरेंस आ जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में और लीगल में। नाउ कम टू द फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सो व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग? नॉर्मल लैंग्वेज में देखें या फिर नॉर्मल लाइफ में भी देखें तो हमारे चारों तरफ हर कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, अपने लेवल पे तो करता ही है। हम लोग खुद अपने लेवल पे फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं तो हम क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं। घर में हमारी मम्मी या फिर पापा भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। वैसे ही बिजनेस में भी फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ essentially the preparation of financial blueprints of an organization future operations. And objective of financial planning is to ensure that enough funds are available at right time, कि जो राइट टाइम है, जिस समय पे हमें फाइनेंस की ज़रूरत है उस समय हमारे पास यानी कि बिजनेस के पास फाइनेंस मौजूद हो। इफ़ एडिक्वेट फंड्स आर नॉट अवेलेबल, द फर्म विल नॉट बी एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट्स एंड कैरी आउट इट्स प्लान्स। कि बिज़नेस को चलाने के लिए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फाइनेंस। कि विदाउट फाइनेंस हम लोग किसी भी बिज़नेस को रन नहीं कर सकते हैं। सो इसकी प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। सो द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस एंड यू कैन से स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। मीन्स कि किसी बिजनेस को कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी रिक्वायरमेंट को, इसको एस्टिमेट करना, फिर किस सोर्स से हमें चाहिए ये चीज़ सोचना, ये सब कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर में आती है। सो इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। सो फाइनेंशियल प्लानिंग ऑन द अदर हैंड aims at smooth operation by focusing on funds requirement and their availability in the light of financial decisions. For example, if a capital budgeting decision is taken, capital budgeting decision means long term decision, the operation are likely to be at a higher scale। कि ऑपरेशन, क्योंकि हमें सपोज डे टू डे वर्क के लिए पैसे चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, हमें उतना सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बहुत मिनिमम अमाउंट होता है, उसे हम पे कर सकते हैं। लेकिन हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लेना चाहते हैं और उसके थ्रू पैसे फाइनेंस हम लाना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ जाती है। नाउ कम टू द objectives of financial planning. So the very first one is it ensure availability of fund whenever required। कि हम लोगों ने इसके मीनिंग में भी पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर रिक्वायरमेंट। ये कि इंश्योर करता है, हम ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए ताकि हमें जब हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल हो। सो इट इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट at the time at which these funds are to be made available and source of these funds। सोर्स भी हमें पता चलना चाहिए और हमें जब ज़रूरत हो तब हमें पैसे मिल जाए, ऐसे हमें एस्टिमेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन इज टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज सोर्सेज अननेसेसरली। अब जैसे अगर देखें कि बाई चांस हम मानते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए फ़ंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कोई हमारे पास, हमें फिक्स एसेट भी नहीं खरीदना है, हमें अपने ब्रांच को अपना एक्सपेंशन भी नहीं करना है, तो हम पैसे लेकर क्या करें, उन पैसों को हम लेकर के रखेंगे। सपोज़ हम लोगों ने उसे एज ए डिबेंचर लिया हुआ था,
उसे ले करके हम लोगों ने अपने बिजनेस में रखा, वो क्या हो गया, ऐसे ही अननेसेसरी पड़ा हुआ है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ये भी आती है कि वो ये देखना है कि कोई फालतू में पैसा तो पड़ा नहीं है, एक्सेस फंड पड़ा तो नहीं है, उससे क्या हो, वो एक कर्ज की तरह बिजनेस के पास पड़ा हुआ रहेगा। सो इफ़ एक्सेस फंड्स आर अवेलेबल इट विल अननेसेसरली इंक्रीज द कॉस्ट, कि हम लोग क्या करें, उसे फालतू में ले करके रखे, अब उस पर इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, तो हमारा उसने ऐसे ही और ऑपरेटिंग कॉस्ट और भी बहुत सारे हमारे पास कॉस्ट होते हैं, उसमें वो ऐड हो जाएगा और हमारे खर्च को बढ़ा देगा। सो कोई किसी भी तरीके की आइडल फाइनेंस हमारे पास नहीं पड़ी होनी चाहिए, ये चीज़ें इंश्योर करता है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें कि इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की, सो फर्स्ट वन इज़ इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन्स इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन, कि डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन के अंदर में क्या क्या हो सकता है, इन सब को भी वो हमें क्या करता है, एस्टिमेट करवाता है। So in simple language, it helps the firm to prepare for the future. Example लें, so a growth of 20% in sale is predicted. However, it may happen that growth rate eventually turn out to be 15%, कम भी हो सकता है, और 25% ज़्यादा भी हो सकता है. So many item of expenses shall be different in these three situations. By preparing a blueprint of these three situations, the management may decide what must be done in each of these situations. So, this preparation of alternative financial plan to meet different situations is clearly of immense help in running the business smoothly. Now, next one that is, it helps in avoiding business shocks and surprise and helps the company in preparing for the future. कि बिजनेस प्लानिंग से क्या होता है कि हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए बाई चांस कि हमारा सेल पूरी तरह से 20% कम हो जाए, तो इस तरीके की जो शौक होते हैं वो बिज़नेस के लिए क्या है, सरप्राइज़ की ही बात है। तो इन सब के लिए वो बिज़नेस को तैयार करता है ताकि वो उन सबको अवॉइड कर सके कि हम इतना मार्जिन ले करके चले कि हो सकता है कि हमारे बिज़नेस में 20% का भी सेल डिक्रीज़ हो सकता है, तो इस तरीके से वो हेल्प करता है। नाउ थर्ड वन इज़ इट हेल्प्स इन coordinating various business functions like sales and production management function by providing clear policies and procedures, कि ये कोऑर्डिनेशन बना के रखता है वेरियस बिजनेस फंक्शंस में, कि सेल्स एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट लाइक प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये कहता है कि हम तो अपने प्रोडक्शन को 15% ही इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन सेल्स ये कहता है कि हम उसे 20% पर मतलब कि हम 20% एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो बिज़नेस प्लानिंग ये कहती है कि जितनी हमारी रिसोर्सेज हैं उसी के हिसाब से हम लोग अपनी सारी प्लानिंग को करेंगे, तो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहता है। नेक्स्ट वन इज़ डिटेल्ड प्लान्स ऑफ एक्शन prepared under financial planning, so reduce waste, duplication of efforts and gap in planning, कि अगर डिटेल प्लान हम लोगों ने तैयार कर लिया है कि कितना हमारे पास रिसोर्सेज है, कितने फंड्स हैं और उसी हिसाब से हमें खर्च करना है, तो किसी भी तरीके की वेस्टेज नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज़ इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, कि प्रेजेंट में हमने कितना अर्न किया उसी के हिसाब से हमें अपने फ्यूचर को डिसाइड करना होता है कि हम नेक्स्ट टाइम हमें कितना और इन्वेस्ट करना होगा, कहाँ इन्वेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्यूचर को देखते हुए प्रेजेंट को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन ऑन द कॉन्टीन्यूअस बेसिस, ये एक लिंक की तरह काम करता है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन में, कि जिस तरीके से हम इन्वेस्ट करेंगे उसी हिसाब से हमें रिटर्न मिलेगा और जिस हिसाब से हमें रिटर्न मिलेगा उसी हिसाब से क्या होगा, हमारी फाइनेंशियल डिसीजन होगी। तो ये एक लिंक की तरह काम करता है। Now next one is by spelling out detailed objectives for various business segment, it makes a evaluation of actual performance easier,
कि ये क्या करता है, डिटेल ऑब्जेक्टिव फॉर वेरियस सेगमेंट, कि सबका वो क्या करता है, डिटेल इसके पास पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है कि कहाँ खर्च हुआ, कहाँ से हम लोगों ने पैसा लिया, कितना हमें हमारे पास लाइक फ्लोटेशन कॉस्ट किसका होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा कितना है, हमारा कैश इनफ्लो कैसा है, इन सब का डिटेल इसके पास इंफॉर्मेशन रहता है और उस हिसाब से हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो हम लोग लेते हैं। नाउ कम टू द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन अंडर फाइनेंशियल सेगमेंट रिलेट्स द फाइनेंशियल पैटर्न और proportion of the use of different sources in raising funds. So सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। सो द कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड, की जैसे हम लोगों ने क्या बताया कि जब भी फाइनेंशियल डिसीजन ली जाती है तो कोई भी सपोज मैनेजर या फिर टॉप मैनेजर्स ही ले रहे हैं, ये डिसीजंस कर रहे हैं, तो उनके पास ये प्रॉब्लम होती है कि वो क्या करें, इक्विटी से पैसा लें या डिबेंचर से पैसा लें, इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ये बोलता है कि आपको एक बीच का रास्ता लेना पड़ेगा, एक मिक्स तरीका ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आपके पास क्या हो, ओनर्स फंड भी हो और बोरोड फंड भी हो। अब ओनर्स फंड क्या होते हैं, जो हम इक्विटी से लेते हैं, बोरोड फंड जो हम लोग एज अ कर्ज के रूप में डेटर्स वगैरह या फिर कहीं किसी भी बैंक वगैरह से जो लोन लेते हैं वो होता है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी used for financing the operation of business. So it can be calculated as debt equity, you can say debt equity ratio, that is this debt equity ratio, debt upon equity, कि इससे क्या होता है, the proportion of debt in total capital is also called financial leverage. फाइनेंशियल लेवरेज किसे कहते हैं, कि हमारे पूरे टोटल कैपिटल में डेट की कितनी मात्रा है उसे हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज मीन्स रिस्क, हमारे पास फाइनेंशियल रिस्क कितनी है, दैट इज फाइनेंशियल लेवरेज। सो डेट एंड इक्विटी डिफर सिग्निफिकेंटली इन द कॉस्ट एंड रिस्क फॉर द फर्म, कि कॉस्ट में क्या होता है कि इक्विटी का कॉस्ट ज़्यादा लगता है, उसे अगर हमें इक्विटी से पैसे लाने हो तो वो हमें थोड़ा सा वो कॉस्टली पड़ जाता है इन द कंपैरिजन ऑफ डेटर्स, लेकिन वो थोड़ा कम रिस्की होता है, डेटर्स ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसे भी रिटर्न करना होता है, प्लस हमें पर ईयर कुछ इंटरेस्ट भी पे करने होते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ डेट इज़ लोअर दैन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बट अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क में आपका डेट ज़्यादा रिस्की होता है, वहाँ पे हमें इंटरेस्ट भी पे करने होते हैं। सो डेट इज़ चीपर बट मोर रिस्की फॉर अ बिजनेस बिकॉज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी होती है, प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसे भी हमें क्या करना होता है, पे करना होता है। तो अगर कोई किसी भी तरीके की कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसमें हमें दोनों बात ध्यान में रखनी होगी कि हम क्या चाहते हैं। So financial risk is the chance that a firm would fail to meet its payment obligation, कि जो उसकी obligation जिसे उसे 100% करना है, अगर वो उसे मीट नहीं करता है, उस पेमेंट को वो मीट नहीं कर पाता, उसे पे नहीं कर पाता है, तो ये वहाँ पे आपकी फाइनेंशियल रिस्क आ जाती है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी अफेक्ट बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल रिस्क, प्रॉफिटेबिलिटी को भी और फाइनेंशियल रिस्क दोनों को भी क्या करता है, वो अफेक्ट करता है। कि अगर हम अच्छी तरीके से डिसीजंस ले लिए तो हमारी प्रॉफिट भी अच्छी होगी और फाइनेंशियल रिस्क भी कम हो जाएगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो वहाँ पे हमें दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम अपनी प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ किए रहें और रिस्क को भी कम रखें। इसीलिए हम डेट और वहाँ पे ओनर्स फंड और बोरोड फंड दोनों का मिक्सचर हम लोग लेते हैं, एंड दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज, जो हम लोगों ने पहले ही देखा, दैट इज़ फाइनेंशियल लेवरेज। सो व्हाट इज़ लेवरेज?
leverage is it means risk. सो फाइनेंशियल लेवरेज इज कंप्यूटेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे के डी बाई ई, डी मीन्स डेट एंड ई मीन्स इक्विटी, और डी बाई डी प्लस ई, डी बाई डी मीन्स डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कैसे अगर हम डेट से लेते हैं या फिर बोरोड ओनर्स फंड से हम फाइनेंसिंग करते हैं तो किस तरीके से हमारे पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर को वो अफेक्ट करता है। सो इट इज़ पूरा टोटल आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। नाउ कम टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि अगर हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे बना रहे हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। इसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, इक्विटी से भी ले सकते हैं, डेट से भी ले सकते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। So the very first one is cash flow position. Cash flow position means a company has cash payment obligation for normal business operation. For कि उसके कुछ अपने कह सकते हैं कि पेमेंट ऑब्लिगेशंस होते हैं, लाइक सैलरी देनी है या फिर पहले से भी जो जहाँ पे हम लोगों ने कुछ कहीं से पैसे लिए होंगे वहाँ पे हमें इंटरेस्ट देना है। तो इस तरीके से कुछ उसके क्या रहते हैं, ऑब्लिगेशंस रहते हैं जिसे उसे पे करना पड़ता है। सो इट मस्ट बी केप्ड इन माइंड दैट अ कंपनी हैज़ कैश पेमेंट ऑब्लिगेशन फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, फॉर इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट एंड फॉर मीटिंग द डेट सर्विस कमिटमेंट्स। तो इस तरीके से उसके बहुत सारे क्या होते हैं, आपके ऑब्लिगेशंस होते हैं। So, a strong cash flow position may make debt financing more viable than funding through equity। कि अगर उसका कैश फ्लो पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मीन्स कि पैसे आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं और पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर वो डेट से ले भी लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको इंटरेस्ट पे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वहाँ पे वो डेट के थ्रू जा सकता है। लेकिन अगर उसकी कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तब वहाँ पे वो डेटर्स से पैसे फाइनेंसिंग नहीं कर सकता है, वहाँ पे उसे इक्विटी से पैसे लेने होंगे। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ICR। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? सो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ अ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। आपको यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड कैपिटल ऑफ अ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। कि वो कितनी बार, कि वो कितना वो कमा लेते हैं कि इनको वो पे कर सकता है, कितना वो प्रॉफिट दे सकता है, ये चीज़ें इसमें ध्यान रखनी होती है। सो अगर आपकी क्या होती है, द हायर द रेशियो, अगर आपकी रेशियो हाई है सो लोअर शैल बी द रिस्क ऑफ द कंपनी फॉलिंग टू मीट इट्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। अगर रेशियो हाई है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रिस्क लो होगी, क्योंकि आपकी क्या है, पैसे इनकम ज़्यादा है, अगर इसे नॉर्मल लैंग्वेज के। लेकिन अगर रेशियो इज़ नॉट एन एडिक्वेट मेजर, अगर आपकी रेशियो अच्छी नहीं है तब वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अ फर्म में हैव हाई EBIT मीन्स इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस बट लो कैश बैलेंस। अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस आर ऑल्सो रेलिवेंट, कि रीपेमेंट जो ऑब्लिगेशंस है उसे भी हमें ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट वन इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। अब ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है, कि इसमें आपका ये आता है, लाइक डेट सर्विस कवरेज रेशियो टेक्स केयर ऑफ डेफिशिएंसी रेफर्ड टू इन ICR, interest coverage ratio. So the cash profit generated by operation are compared to the
compared with the total cash required for the service of debt and preference of capital। तो अगर क्या होगा, आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बोरोड फंड से ले सकते हैं, क्योंकि आप उसे मीट कर सकते हैं। सो इट रेजेस द कंपनीज पोटेंशियल टू इंक्रीज द डेट कंपोनेंट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। कि अगर आपकी डेट सर्विस कवरेज रेशियो ज़्यादा है तो आप आराम से अपने बोरोड फंड से ले सकते हैं, उसके इंटरेस्ट और आप जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे भी आप पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी DSC या डेट कवरेज सर्विस कवरेज रेशियो लो हो जाती है तो वहाँ पे आपके लिए बोरोड फंड से फंडिंग करना थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हम जो जहाँ भी पैसे इन्वेस्ट किए, हम अपने पैसों को जहाँ पे भी लगाए हैं तो इन द रिटर्न हमें कितना उससे प्रॉफिट मिल रहा है या फिर हमें कितना चीज़ उससे इन रिटर्न मिल रहा है। सपोज़ कि अगर हमें कहीं पे इन्वेस्टमेंट हमने किया है तो वहाँ पे हमें 6% से मिल रहा है, और एक और जगह पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो 7% से मिल रहा है, तो हम किसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे? 7% वाले को। तो यही कहते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है ऑफ द कंपनीज एबिलिटी टू यूज़ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड दस द कैपिटल स्ट्रक्चर। सो अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हायर है सो इट कैन बी यूज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कि हम इक्विटी में इक्विटी से फाइनेंसिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लो है तो फिर हम इक्विटी से ट्रेड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट कहने का मतलब यह है कि हम जो भी चीज़ें डिवेंचर से पैसे ले रहे हैं तो उसका कॉस्ट क्या है, हमें कितना % इंटरेस्ट उस पर पे करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाता है कॉस्ट ऑफ डेट। तो अ फर्म्स एबिलिटी टू बोरो एट अ लोअर रेट इंटरेस्ट इट्स कैपेसिटी टू एम्प्लॉय हायर डेट। कि अगर लो रेट पे आपको डिवेंचर्स मिल रहे हैं, आपको लो रेट पे अगर कहीं से भी कर्ज मिल रहा है तो आप वहाँ से ले लें। लेकिन अगर वहीं आपका रेट हाई है, उस डिवेंचर के बदले आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़े, प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करना ही है और इंटरेस्ट भी अगर हाई पे करना हो तो फिर वो सही नहीं रहता है। नेक्स्ट वन इज़ टैक्स रेट। तो टैक्स रेट किस तरीके से आपको अगर कैपिटल स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर रहे हैं तो टैक्स रेट को क्यों ये ध्यान में रखना चाहिए? तो जो टैक्स रेट होता है वो क्या करता है, आपके एक्सपेंस को कम करता है। कि तो अगर हमारा कॉस्ट ऑफ डेट इज़ अफेक्टेड बाय टैक्सेस, सो अगर फर्म जो है सिंस द फर्म इन एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर फर्म ने 10% से बोरो किया और टैक्स रेट है 30%, सो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज़ ओनली 7%। सो हायर टैक्स रेट दस मेक डेट रिलेटिवली चीपर। कि अगर टैक्स हाई रेट पर है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे डेट से पैसे लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो टैक्स जो डेट वाली जो इंटरेस्ट होती है वो हमारी डिडक्टिबल एक्सपेंस होती है, उसे एक एक एक्सपेंस की तरह लिया जाता है, तो वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या हो जाएगा, वहाँ पे सेव हो सकता है। तो इसीलिए टैक्स रेट पे भी डिपेंड करता है कि टैक्स रेट हाई है तो हम डेट से लेंगे, अगर टैक्स रेट लो है तो डेट से नहीं लेंगे। नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो जैसे कॉस्ट ऑफ डेट था वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी है कि कितना ओनर्स इन द रिटर्न कितना वो डिविडेंड चाहते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। सो स्टॉक ओनर्स एक्सपेक्ट अ रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इक्विटी विच इज़ कमेंसुरेट विद द रिस्क। सो दे आर अज्यूमिंग व्हेन अ कंपनी इंक्रीजेज डेट द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय इक्विटी होल्डर्स। की अब क्या होता है कि अगर कंपनी पूरा का पूरा पैसा डेट से ही ले ले तो जो भी जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, उनको क्या हो जाएगा, एक रिस्क उनके ऊपर आ जाएगा कि अगर बाई चांस कुछ हो जाता है तो हमें पहले पैसा नहीं मिलेगा, पहले हमें अपने डेट को चुकाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वहाँ पे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो इनसिक्योर फील करने लगें और उन्हें ऐसा हो जाए, वो भी मांग करने लगें कि हमें भी एक फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड चाहिए। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपकी जो इक्विटी की कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है। नेक्स्ट इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट।
फ्लोटेशन कॉस्ट, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि फ्लोटेशन कॉस्ट ये होती है कि कोई भी अगर हम इक्विटी से पैसा लें या फिर डेट से पैसा लें तो उस पैसे को प्रोक्योर करने, उस फाइनेंस को प्रोक्योर करने के अंतराल भी हमारे बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, लाइसेंस वगैरह के लिए या फिर पैम्पलेट, बहुत सारी चीज़ों पे खर्च होते हैं। उसका खर्च देखना पड़ेगा कि किस में कम होता है। सो दैट इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट। उसके बीच का, उस प्रोसेस के दौरान जितने भी कॉस्ट लगते हैं, दैट इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट। तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस में कम होता है, डेट में या इक्विटी में। नेक्स्ट वन इज़ रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क कंसिडरेशन, जैसे कि हम लोगों ने पहले बात की कि यूज़ ऑफ डेट इंक्रीजेज द फाइनेंशियल रिस्क। अगर हम लोग डेट को यूज़ करते हैं तो हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमें प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे करना होता है। सो फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू द पोजीशन व्हेन कंपनी इज़ अनएबल टू मीट इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी पहले से ही हाई है, कि जैसे कि सैलरी देना है, वेजेस देना है, रेंट पे करना है, ये सारी चीज़ें आपके पास बहुत सारी खर्च करनी, ऊपर से आप डेट से फाइनेंसिंग कर लें तो एक आपका इंटरेस्ट का भी खर्च बढ़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल रिस्क है वो बढ़े तो आप डेट से जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, फाइनेंशियल रिस्क कम हो, तो आप इक्विटी से फाइनेंसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब तो इक्विटी से अगर हम लोग पैसे लेते हैं तो वहाँ पे फ्लेक्सिबल हमारे पास ऑप्शन रहता है, लेकिन डेट का जो होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक फिक्स्ड लिमिट तक ही वो डेट से पैसे ले सकते हैं। तो कभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को कभी भी जितना भी, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे है कि 40% तक आप डेट से पैसे ले सकते हैं और आप 40% तक पूरा का पूरा आप डेट से पैसे ले चुके हैं, तो बाई चांस अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा, और आपको डेट से पैसे लेने हो तो आप नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन रखना चाहिए कि 40% है तो मे बी आप 30% ले, 20%, कुछ ऑप्शन रखना चाहिए कि बाई चांस अगर कभी हमारे अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम वहाँ पे डेट से फाइनेंसिंग कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल। जैसे कि कंट्रोल का, इक्विटी से अगर पैसे लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है, बहुत सारे ओनर्स हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा कंट्रोल डिवाइड ना हो तो आप डेट से पैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जैसे कि जितने भी हमारे रेगुलेटरी बॉडीज़ है लाइक आरबीआई, सेबी, तो वो सब क्या करती हैं कि कभी कभी कुछ मैंडेटरी आपको ये चीज़ें लगा देती हैं कि लाइक आप इतने ही पैसे बैंक से ले सकते हैं, इतने ही फंड आप किसी भी लोन के तहत आप ले सकते हैं। तो वहाँ पे आप इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसके बियॉन्ड नहीं ले सकती है। तो ये भी कभी कभी, इस फैक्टर को भी आपको ध्यान में रखना होता है। स्टॉक मार्केट कंडीशन की बात करें, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो अगर स्टॉक मार्केट बुलिश फेज पर है, मतलब कि वो बुलिश फेज का मतलब होता है कि इक्विटी जितने भी शेयर्स हैं वो इजीली सेल हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आप आसानी से इक्विटी से पैसे ले सकते हैं। लेकिन अगर वहीं बियरिश फेज पर है, यानी कि डिप्रेशन में है, तो वहाँ पे आप डेट से अगर आप फाइनेंसिंग करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी, कि जैसे कि आप जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं, आप उस प्रोडक्ट में डील करने वाले अदर कंपनी को देख सकते हैं कि वो किस तरीके से उसकी कैपिटल स्ट्रक्चर है, किस हिसाब से वो अपनी चीज़ों को मेंटेन किया है, कितना वो डेट रखा है, कितना वो मतलब कि इक्विटी शेयर से पैसे लाए। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको उस कंपनी के जितने भी कैपिटल स्ट्रक्चर उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि उस कंपनी अपने हिसाब से देखे हुए कि उसका जिस हिसाब से लाइक उस फर्म का रिस्क कम है और उसका आउटफ्लो इनफ्लो जो है, कैश फ्लो, वो सारा चीज़ जो है वो कम है या फिर ज़्यादा है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है। तो आप उसे एक गाइड की तरह देख सकते हैं, लेकिन आप उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? फिक्स कैपिटल की बात करें तो फिक्स कैपिटल आर दोज विच रिमेन्स इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, कि ऐसे एसेट्स जो बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा दिनों तक रहते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। ऐसा तो नहीं होता कि हम हर साल मशीनरी चेंज करते हैं,
एक खरीद लिए 10 साल तक 15 साल तक चलता है। लैंड हो गया, लाइक बिल्डिंग, एक बार बिल्डिंग बना ली, ऐसा नहीं कि हम लोग हर साल उसे तोड़ तोड़ करके बनाते हैं। तो बिल्डिंग, व्हीकल्स हमारे ये सब फिक्स एसेट होते हैं। वहीं पे करेंट एसेट क्या होता है, दोज एसेट विच इन द नॉर्मल रूटीन ऑफ बिजनेस गेट कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन अ ईयर, कि एक साल के अंदर उसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे डेटर्स हुए हैं, डेटर से हम एक साल के अंदर ही पैसा ले लेंगे। बिल्स रिसीवेबल हुआ, उससे भी हमें पैसा उसे इन कैश करा सकते हैं, या तो बैंक से जा करके, या फिर उसी ने पेमेंट कर दिया। तो ये सब आपके करेंट एसेट में आते हैं। अब टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ फिक्स एसेट, कि कैसे हम लोग फिक्स एसेट की मैनेजमेंट करते हैं। सो इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट, कि फिक्स कैपिटल का मतलब होता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए किसी एसेट में अपना इन्वेस्टमेंट किए हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है लॉन्ग टर्म में, जैसे कि हमने लैंड खरीद लिया, न्यू मशीन्स खरीद ली, नया ब्रांच खोल लिया, ये सब आपके लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट हो गए। यहाँ पे एक पॉइंट ये कहता है कि कभी भी आपको फिक्स एसेट को शॉर्ट टर्म सोर्स से फाइनेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या होगा, उसे तो हमें एक साल के बाद ही, एक साल के अंदर ही पेमेंट करना होगा। लेकिन उसे हम, अगर हमने उसे फिक्स एसेट में लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो फिक्स एसेट से रिटर्न तो हमें फ्यूचर में मिलेगा, और हमें पेमेंट क्या करना है, अभी करना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा फिक्स एसेट को लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करना चाहिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए कि हम लोगों ने परचेज किया लैंड, बिल्डिंग, या फिर नई मशीन, लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इम्पॉर्टेंस को देख लें, द मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर इम्पॉर्टेंट फॉर फॉलोइंग रीज़न, कि क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो फर्स्ट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म ग्रोथ को नहीं देखते हैं। हम एक बार अगर फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर दिए, तो क्यों हम लोग इन्वेस्ट करते, ताकि इन फ्यूचर हमें उससे अच्छा प्रॉफिट मिल सके। हम लोग फ्यूचर को देखते हुए उसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, कि लॉन्ग टर्म में जा कर के हमारा ग्रोथ होता है। नेक्स्ट है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर हम एक साथ बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले होते हैं। तो जहाँ पे भी अगर हम ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ थर्ड वन इज़ रिस्क इन्वॉल्व, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और हमें ये भी नहीं पता कि इन फ्यूचर हमें रिटर्न में कितना मिलने वाला है, ये तो फिक्स नहीं होता है। तो इसीलिए वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि ये हमारे पूरे ग्रोथ को, पूरे बिजनेस को इन लॉन्ग टर्म इफेक्ट करने वाला रहता है। इसीलिए यहाँ पे रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है। इरिवर्सिबल डिसीजन, इरिवर्सिबल डिसीजन का मतलब कि एक बार हमने डिसीजन ले लिया तो उसे हम फिर वापस मोड़ नहीं सकते हैं। अगर हमने एक बार मशीन खरीद लिया, सपोज 10 लाख का मैंने मशीन खरीदा, अब उस मशीन को फिर से हम बेचने की सोच रहे हैं कि फालतू में खरीद लिए, अब बेच देते हैं, तो वो 10 लाख में थोड़ी बिकेगा, उसका प्राइस कुछ ना कुछ तो कम हो ही जाएगा। तो इसलिए कहे थे कि ये इरिवर्सिबल डिसीजन है। एक बार डिसीजन ले लिए तो आप इससे फिर मुड़ नहीं सकते, और अगर आप उससे रिवर्स करते भी हैं तो बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स कैपिटल, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अगर हम फिक्स कैपिटल में, फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ नेचर ऑफ बिजनेस, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे बिजनेस का नेचर कैसा है। अगर हमारा बिजनेस ट्रेडिंग कंसर्न है, लाइक फिनिश गुड लाता है और उसे बेच देता है, तो वहाँ पे फिक्स एसेट की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे कुछ भी चीज़ बना नहीं रहे हैं, तो हमें मशीन्स वगैरह में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वहीं अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें मशीन्स वगैरह लगेगी, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे फिक्स एसेट में आपको इन्वेस्ट करने में फिक्स एसेट की ज़रूरत पड़ेगी और फिक्स कैपिटल की। नेक्स्ट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करते हैं, तो ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करने के लिए हमें बहुत ही हैवी मशीन्स चाहिए, ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें लैंड या फिर न्यू मशीन या न्यू टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे आपको स्केल ऑफ ऑपरेशन अगर हाई है तो आपको फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज़ चॉइस ऑफ टेक्निक, तो दो टाइप की टेक्निक होती है, लाइक कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। तो कैपिटल इंटेंसिव अगर कोई भी बिजनेस है तो वो क्या करेगी, लेबर को कम यूज़ करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मशीन्स को यूज़ करेगी। तो अगर वो लेबर कैपिटल इंटेंसिव है
तो फिर तो उसे फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन वहीं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लेबर इंटेंसिव है, वो मशीन्स ज़्यादा यूज़ नहीं करती है, ज़्यादातर वो वर्कर्स को यूज़ करती है, ह्यूमन बींग को यूज़ करती है, तो वहाँ पे उसे उतने फिक्स कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी उसे इन्वेस्ट करना है। वो तो जब चाहे हायर कर सकता है और उन्हें सैलरी पे रख करके अपना काम करा सकता है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ये कहता है कि कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो कि ऑब्सोलेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी ऑब्सोलेट हो जाते हैं, तो उन्हें हमें फ्रीक्वेंटली एक रेगुलर बेसिस पर उन्हें हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है, और हमें फिक्स एसेट को रिप्लेस करने के लिए फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो आपको फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बिज़नेस जो है वो नियर फ्यूचर बहुत ही, आप ऐसा एंटिसिपेट करते हैं कि हमारा बिज़नेस जो है वो बहुत ही ग्रो करने वाला है, तो ग्रो करेगा तो उसके साथ साथ आपको फिक्स एसेट की ज़रूरत पड़ेगी, और फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत ही मायने रखता है। नेक्स्ट वन इज़ डाइवर्सिफिकेशन, कि जैसे जैसे फिक्स कैपिटल के, अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा बिजनेस है, सपोज़ मेरा कोई अगर बिजनेस है जो कि सिर्फ टेक्सटाइल कंपनी में डील करता था, अब वो चाहता है कि हम सीमेंट मैन्युफैक्चर भी करें, तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की भी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि वो डाइवर्सिफाई हो रहा है, अपने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में डील करना चाहता है, तो उतने उसे मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, और मशीन्स के लिए उसे ज़्यादा अमाउंट में फिक्स कैपिटल चाहिए होगा। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। इसका अगर हम एक एग्जांपल लें कि सपोज़ मेरा बिज़नेस जो है वो शर्ट बनाने का है, पैकेजिंग करने का नहीं। अगर हम चाहते कि मुझे पैकेजिंग भी करनी है, लेकिन अब उसके लिए पैकेजिंग के लिए हमें न्यू मशीन चाहिए, और न्यू मशीन में इन्वेस्ट करने हम नहीं चाहते हैं। सपोज़ कोई और कंपनी है जो कि पैकेजिंग का काम करती है, तो हम क्या कि उसके साथ कोई और जैसे कि कंपनी है जो कि पैकेजिंग का काम करती है और वो रेंट पर भी दे सकती है अपनी मशीन को, तो हम क्या किए कि उससे वो मशीन रेंट पर लिए, अपना काम किए, फिर से वापस उसे दे दिए, तो हमें यहाँ पे फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारा काम भी हो गया। तो यहाँ पे आता है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, कि अगर कोई मौजूद है कि हम उसे रेंट पर ले सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से लिए कुछ दिन के लिए, फिर से वापस दे दिए। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। तो जैसे कि हमने अभी जस्ट जो एग्जांपल लिया था, तो वहाँ पे क्या था कि मेरी जो शर्ट बनाने की कंपनी थी और जो पैकेजिंग कंपनी थी, अब हमने क्या किया, उससे वो मशीन रेंट पर ना ले करके उसके साथ कोलैबोरेट कर लिए। हम प्रोडक्शन कर रहे हैं शर्ट का, और वो उसकी पैकिंग कर रहा है, और दोनों मिल करके सेल कर दिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, हमें फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने उसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लिया और हमारा काम हो गया। तो इस तरीके से भी हम लोग अपने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। इनको अगर हम लोग फिर से रिवाइज एक बार और देख लें कि कौन कौन से पॉइंट है, तो नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, चॉइस ऑफ टेक्निक, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, डाइवर्सिफिकेशन, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। तो वर्किंग कैपिटल की बात करें तो ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही होता है, लेकिन करेंट एसेट में इन्वेस्टमेंट होता है, और ये इन्वेस्टमेंट हमारे डे टू डे ऑपरेशंस को, बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को ईजी बनाता है। और ये जो करेंट एसेट में हम लोग जो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 साल के अंदर हम उसे कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका क्या क्या हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये भी कैश इन हैंड हो सकता है, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, जो हमारा पैसा जो बैंक में है वो हो जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बिल्स रिसीवेबल, कि हम लोग कहीं किसी से बिल्स रिसीव किए हैं, डेटर्स हो गए, वो हमारे 1 साल के अंदर पेमेंट कर देंगे, फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री एंड वर्क इन प्रोग्रेस एंड रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हम लोगों ने टाइम से पहले ही पेमेंट कर दिया है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इससे क्या होता है कि करेंट एसेट क्या होते हैं, हमारे मोर लिक्विड होते हैं, और लेकिन लेस प्रॉफिटेबल होते हैं। मोर लिक्विड इन द सेंस कि हमें इसे बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में,
जैसे कि फिक्स एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट में क्या होता है, जैसे हमारा लैंड है तो उसे अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़े तो उसे हम एक दिन में कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें टाइम चाहिए। लेकिन जो जितने भी हमारे और करंट एसेट जो होते हैं ये मोर लिक्विड होते हैं लेकिन लेस प्रॉफिटेबल होते हैं। सो दे प्रोवाइड लिक्विडिटी टू बिजनेस, ये बिजनेस को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। सो एज एन एसेट इज़ मोर लिक्विड इफ़ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकर एंड विदाउट एनी रिडक्शन इन वैल्यू, कोई रिडक्शन ना हो, तो ये कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। अब इसी के जैसे करंट लाइबिलिटी होती है कि हमारी वो पेमेंट ऑब्लिगेशन जिसे कि हमें 1 साल के अंदर पेमेंट करनी है, लाइक बिल्स रिसीवेबल की तरह बिल्स पेएबल हो गया, डेटर्स की तरह हमारे क्रेडिटर्स हो गए जिनसे हमने पैसे लिए हैं उसे देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जो हो चुका है हम लोगों ने उससे सर्विस ले लिया है और उसे पेमेंट नहीं किया है, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर ने एडवांस में पेमेंट कर दिया है हमें, तो हमारे लिए तो एक लाइबिलिटी हो गई ना। तो करंट एसेट की अगर बात करें तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, जितने भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं उसमें से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दो तो हमारा वर्किंग कैपिटल आ जाता है। सो नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। CA आपका हो जाएगा करंट एसेट एंड CL इज करंट लाइबिलिटी। अब आते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल, कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है नेचर ऑफ बिजनेस, कि अगर हमारा छोटा मोटा बिजनेस है, ट्रेडिंग का बिजनेस रहता है तो वहाँ पे फिक्स एसेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग का होता है तो वहाँ पे हमें फिक्स एसेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमारे ट्रेडिंग का बिजनेस है तो हमें वहाँ पे क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नो प्रोसेसिंग, कोई प्रोसेस नहीं है, हमें बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस नहीं, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एक तरफ से माल ला रहे हैं दूसरी तरफ बेच रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कोई भी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड, क्योंकि हम तो फिनिश्ड गुड ही खरीद के ला रहे हैं और बेच रहे हैं। जैसे कि मेरा क्या है, आपका रेडीमेड ड्रेस का शॉप है, तो हम क्या करें, फिनिश्ड गुड लेकर के आ रहे हैं, बेच रहे हैं, हम बस एक मीडियम हो गए, तो वहाँ पे हमारा कोई ऐसा प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, तो हमें क्या होगी, वर्किंग कैपिटल की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही होता है कि सर्विस इंडस्ट्री, जो भी सर्विस इंडस्ट्री होती है, लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउसिंग, उनको भी लेस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको किसी भी तरीके की इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी है, कोई भी इन्वेंट्री उनको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए उनको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट ऑन हायर स्केल ऑफ ऑपरेशन, द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री एंड डेटर्स रिक्वायर इज जनरली हाई। अगर हम बहुत ही हायर स्केल, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जब तक वो पूरा हमारा बिक नहीं जाएगा तो तब तक हम कैसे पेमेंट करेंगे। तो वहाँ पे आता है कि डे टू डे हम अपने खर्च को ये करने के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया, वर्किंग कैपिटल की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल की मतलब कि पूरा हमारा रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड बनने तक कितना टाइम लगता है। तो डिफरेंट फेजेस होते हैं एक बिजनेस साइकिल का, जो कि पूरे हमारे वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है। सो इन केस ऑफ बूम द सेल्स एज वेल एज प्रोडक्शन आर लाइकली टू बी हाई। तो उस टाइम पे क्या होगा कि बूम के टाइम पे हमें वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो लेकिन जस्ट उसके अगेंस्ट में अगर देखें तो डिप्रेशन के टाइम पे क्या होता है, हमें लोअर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो यही बिजनेस साइकिल कहता है कि बिजनेस साइकिल पे भी डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके से वर्किंग कैपिटल रखनी है। नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर क्या होता है? सीजनल फैक्टर कहता है कि मोस्ट ऑफ द बिजनेस हैव सम सीजनैलिटी इन देयर ऑपरेशन इन पीक सीजन बिकॉज ऑफ हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी, उनको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि कोई भी ऐसे क्रैकर्स बनाने वाली कंपनी पटाखे वगैरह बनाती है, तो पूरे ईयर तक, पूरे 1 साल तक हर टाइम पे वो इक्वली नहीं ये करते हैं। उनका बिजनेस या फिर सबसे ज़्यादा उनका काम कब हो जाता है, दिवाली के टाइम पे, या फिर जो भी मैरिज वगैरह होते हैं उस टाइम पे। तो
उस टाइम पे क्या होता है कि उसका जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उस टाइम पे उसे वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब उसका सीज़न ख़त्म हो जाएगा, लाइक दिवाली बीत गया, अब उसके पास काम नहीं है, तो उसे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सीजनल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है? सो प्रोडक्शन साइकिल इज टाइम स्पेन बिटवीन रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड। कि हमको एक अपना रॉ मटेरियल लाने में और उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड तक पहुंचाने में हमारा कितना टाइम लग रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब कि हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हमारा सपोज़ एक मोबाइल कंपनी या फिर एक कार कंपनी है, तो एक कार को बनाने में मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? 1-2 दिन में तो बनता नहीं, उसे मैक्सिमम हो सकता है कि 1 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल है, लाइक एक गोलगप्पे का दुकान है या फिर मोमोज़ का दुकान है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसे वर्किंग कैपिटल कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने बनाया और जितना उसने पूरे दिन भर में बेचा, शाम तक उसका बिक गया और उसका कैश उसके पास आ गया। तो वहाँ पे उसका प्रोडक्शन साइकिल कम है, उसका प्रोसेस जो है वो कम हो रहा है, उसका 1 घंटे में या फिर आधे घंटे में उसका सारा प्रोसेस हो जा रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जितना ही लॉन्ग प्रोसेस होगा उतने टाइम तक हमें सैलरी देने पड़ेंगे, वर्कर्स को वेजेस देने पड़ेंगे, तो इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल की तो ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या हुआ? तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट अपने कस्टमर को क्रेडिट अलाउ करते हैं। So, they depend upon the level of competition that a firm faces as well as the credit worthiness of customer. So, a liberal credit policy, अगर हमारे बिजनेस की लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, तो हमारे पास क्या होंगे, ज़्यादा डेटर्स हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत आसानी से किसी को भी उधार पे दे देते हैं, तो हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो गए तो अब हमें अपने बिजनेस को रन करने के लिए हमें पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम अपने कंपटीटर से मेंटेन कर पाएँ। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट अवेल्ड। अब हम जहाँ से रॉ मटेरियल ला रहे हैं, वो हमें अगर क्रेडिट पर देता है, वो अगर हमें उधार पे देता है, तो फिर हमें वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उसकी पॉलिसी लिबरल नहीं है, वो जब देगा तब हमें कैश, हमें पेमेंट करने के बाद ही देगा, तब वहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या होता है? सो एफिशिएंसी इन मैनेजिंग रॉ मटेरियल। तो अगर हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, अगर हमारा रॉ मटेरियल अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली मेंटेन हो पा रहा है, तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई होगा, और वहाँ पे क्या होगा, रिड्यूसिंग द अमाउंट टाई अप इन द डेटर एंड रिसीवेबल। So, and better sale efforts by management may reduce the level of raw material, trade receivable, finished goods respectively. So, resulting in lower requirement of वर्किंग कैपिटल। कि अगर हमारा सेल्स हो रहा है, जैसे कि हमने प्रोडक्शन किया और सेल भी टाइमली हो जा रहा है, तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें टाइम पर हमारा कैश मिल गया, तो वहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ये कहता है कि हम लोग जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके लिए तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए। अगर हमारा रॉ मटेरियल कंटिन्यूसली हमें मिल रहा है, तो हमें उसे स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें रेगुलर मिल रहा है, वो हम जब चाहेंगे तब हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारा रॉ मटेरियल रेगुलर वे में नहीं मिलता है, तब हम क्या करेंगे? अगर हमें बहुत ज़रूरत पड़ गई तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें उस रॉ मटेरियल को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, और स्टोर करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ये कहता है कि इफ़ द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अ कंसर्न इज़ परसीव्ड टू बी हायर, इट विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर हम ऐसा देख रहे हैं कि नियर फ्यूचर हमारे बिजनेस का ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है, तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें उस टाइम पे बहुत सारे काम पड़ेंगे। हमें अपने डे टू डे खर्च के लिए सैलरी, हमें रेंट पे करने होंगे, अपने वर्कर्स को वेजेस देने होंगे, इन सब चीज़ों के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कंपटीशन। कि अगर आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में, और अगर
आपको अर्जेंट ऑर्डर्स मिल गए, किसी भी तरीके का आपके गुड्स के ऑर्डर मिल गए, तो आप छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि आप जैसे ही अगर उस ऑर्डर को छोड़ देंगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो उसको ले लेंगे। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा अगर हैं आपके, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट करता है? सो विथ राइजिंग इन प्राइस लार्ज अमाउंट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल। क्योंकि रॉ मटेरियल हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर, सपोज नेक्स्ट मंथ इंक्रीज़ हो जाए उसका प्राइस, तो इसके लिए क्या हो जाता है कि आपको उसके साथ मेंटेन करने के लिए, उस इन्फ्लेशन रेट के साथ मेंटेन करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। सो इट विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। However, it must be noted that an inflation rate is 5% does not mean that every component of working capital will change by the same percentage. So, the actual requirements shall depend upon the rates of price changes of different components like raw material, finished good, labor cost, etc. So, finished good as well as their proportions इन टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, उस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के उसके बाद आप, मतलब कि ये सारे फैक्टर्स, कितने सारे फैक्टर्स थे, 12 फैक्टर्स थे। क्या क्या, उसे अगर हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करें तो नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस साइकिल, seasonal factors, production cycle like level of competition, credit allowed, credit availed, availability of raw material, growth prospects, inflation and operating efficiency। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं।